हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और इस बार आने के इनके पूरे चांसेस है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी सेल के विद्युतवाहक बल से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों में वह अंतर जब सेल से परिपथ में कोई विद्युत धारा नहीं बहती है, सेल विद्युतवाहक बल कहते हैं। तो देखिए, किसी सेल के इलेक्ट्रोड विभव में वह अंतर जब सेल से परिपथ में कोई विद्युत धारा नहीं बहती है, सेल विद्युतवाहक बल कहते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा, मोलरता को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा, नाइट्रोबेंजीन के उदासीन माध्यम में अपचयन की अभिक्रिया लिखिए। तो हमें क्या करना है, हमें नाइट्रोबेंजीन के उदासीन माध्यम में अपचयन की अभिक्रिया लिखनी है। तो देखिए, नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2 का हम उदासीन माध्यम में अपचयन कराएंगे तो देखिए होगा, यहाँ पे हम 2 नवजात हाइड्रोजन लेंगे और जिंक और NH4Cl से अभिक्रिया कराएंगे। तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, हमारा बनकर आ जाएगा C6H5NO। अब हम इसकी फिर से 2 नवजात हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, C6H5NHOH, यानी कि फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। तो फ्रेंड्स, यही हमारे नाइट्रोजन के उदासीन माध्यम में अपचयन की अभिक्रिया है। अब देखिए, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एथिल एमीन की पहचान करने वाला एक रासायनिक परीक्षण लिखिए। तो देखिए, हमें यहाँ पे एथिल एमीन की पहचान करने वाला एक रासायनिक परीक्षण लिखना है। तो देखिए, C2H5NH2 को CHCl3 और अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर तीव्र दुर्गंधयुक्त पदार्थ एथिल आइसोसाइनेट बनता है और इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया को हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। एक तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है और दूसरी एथिल एमीन की पहचान करने वाला एक रासायनिक परीक्षण लिखना है। तो देखिए, हमने यहाँ पे C2H5NH2 को CHCl3 और अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर तीव्र दुर्गंधयुक्त पदार्थ एथिल आइसोसाइनेट बनता है। और देखिए, एक बात और, हमसे डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है कि एथिल आइसोसाइनेट कैसे प्राप्त होता है, बताइए। तो आपको इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है और आइसोसाइनेट कौन सी अभिक्रिया से प्राप्त होता है और एथिल एमीन की पहचान करने वाले एक रासायनिक परीक्षण बताइए। तो देखिए, इस क्वेश्चन से हमारे 2-3 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। अब देखिए, C2H5NH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH अल्कोहल कि जब हम क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, हमारा बनकर आ जाएगा एथिल आइसोसाइनेट, यानी कि C2H5NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O। अब देखिए, इसे कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत लेपन को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो देखिए, हमें यहाँ पे विद्युत लेपन को उदाहरण द्वारा समझाना है। तो विद्युत अपघट्य द्वारा एक धातु पर दूसरी धातु की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया विद्युत लेपन कहलाती है। उदाहरण है, कॉपर धातु पर जिंक धातु की पतली परत चढ़ाना। तो देखिए, ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान है और देखिए, ये क्वेश्चन हमसे 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए, अगला है, परासरण क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली का क्या महत्व है, समझाइए। तो अर्धपारगम्य झिल्ली शुद्ध विलायक के छोटे आकार के कणों को बाहर निकालने देती है, जबकि विलय के अशुद्ध बड़े आकार के कणों को बाहर निकलने नहीं देती। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लोरोबेंजीन से DDT कैसे प्राप्त होता है। तो देखिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लोरोबेंजीन से DDT प्राप्त करने की क्रिया को समझाएंगे। तो देखिए, क्लोरोबेंजीन क्या होता है, जब होता है बेंजीन रिंग पर Cl, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। तो देखिए, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे क्लोरोबेंजीन के दोनों लिए और उनकी हमने क्लोरल से क्रिया करा दी। तो CCl3CHO हमने क्लोरल से अभिक्रिया कराई तो हमारा क्या बनकर आ गया, हमारा बनकर आ गया DDT और H2O। अब देखिए, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, देखिए ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। इसके लिए देखिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है ना क्लोरोबेंजीन से DDT। और देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हमसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, या डायरेक्टली ऐसे पूछ लिया कि DDT कैसे प्राप्त होता है, बताइए, DDT बनाने की विधि को बताइए। तो देखिए, ये क्लोरोबेंजीन से हम DDT बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम क्लोरोबेंजीन के 2 अणु ले लेंगे। हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन के 2 अणु। अब देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये सभी जो बंधन है ये कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं और कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है।
अब देखिए हमने यहाँ पे लिए क्लोरोबेंजीन के 2। इसकी हमने क्रिया किसके साथ करा दी? इसकी हमने क्रिया कराई क्लोरल के साथ, यानी कि CCl3 CHO के साथ क्रिया करा दी। तो जब हमने इसके साथ क्रिया कराई है, अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, C, यहाँ पे देखिए हमने कैसे लिखा है, C डबल बॉन्ड O। अब देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्या है, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है, और देखिए यहाँ पे CCl3 और ये जो H है कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में। तो यानी कि देखिए क्या होगा, ये हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन और ये इसके साथ जुड़ जाएंगे। अब देखिए ये था डबल बॉन्ड में इसके साथ, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये हो जाएंगे, यहाँ पे क्या था, ये था ClCl। अब देखिए ये डबल बॉन्ड में था, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में जुड़े, और देखिए ये ऐसा कैसी CCl3, तो ये हमारा क्या बनकर आ गया, ये हमारा बनकर आ गया DDT। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और हमारा जल बनकर आ गया है। अब देखिए अगला है एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि बताइए। तो देखिए एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। तो देखिए इस क्वेश्चन से भी आपके डायरेक्ट 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाएंगे। तो CH3COCH3 की क्रिया हम क्लोरीन के साथ कराएंगे और कास्टिक सोडा के साथ कराएंगे, यानी कि NaOH, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारा क्लोरोफॉर्म बनकर तैयार हो जाएगा CHCl3, और हमारा सोडियम क्लोराइड बनकर तैयार हो जाएगा, और हमारा जल और देखिए CH3COONA बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया हमारी हेलोफॉर्म अभिक्रिया। अब देखिए अगला है क्लीमेंस अपचयन को उदाहरण देते हुए समझाइए। तो एल्डिहाइड या कीटोन का ZnHG या HCl के द्वारा अपचयन कराने पर एल्केन बनता है, इसे क्लीमेंस अपचयन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H कि हम क्या करेंगे, 4 हाइड्रोजन के साथ क्रिया करा देंगे ZnHD HCl की उपस्थिति में, तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, हमारा बनकर आ जाएगा एथेन, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एथेन बनकर आ गया, और हमारा क्या बनकर आ गया, जल बनकर आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स हमारी अगली एक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एल्डिहाइड का IUPAC नाम लिखिए और NH2 के से रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो देखिए फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत बार हमसे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया। तो देखिए एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम तो CH3CHO यानी कि एथेन है। अब देखिए हमें क्या करना है, NH2 से इसकी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। तो CH3CHO प्लस NH2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर आएगा, एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजीन, यानी कि CH3CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस H2O, तो हमारा ये एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजीन बनकर तैयार हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है यूरोट्रोपिन पर टिप्पणी लिखो। और देखिए फ्रेंड्स कई बार हमसे डायरेक्टली पूछा गया है क्या होता है जब में, कि क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड के अमोनिया से अभिक्रिया कराते हैं। तो देखिए जब हम फॉर्मेल्डिहाइड के अमोनिया से अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा यूरोट्रोपिन बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए यूरोट्रोपिन पर टिप्पणी लिखना है। तो फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से अभिक्रिया करके हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन या टेट्राएमीन बनाती है, जिसे हेक्सामीन या यूरोट्रोपिन कहते हैं। अब देखिए HCHO यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया हम क्या कराएंगे, अमोनिया के साथ कराएंगे। अब देखिए आप सोच रहे होंगे हमने यहाँ पे 6 से गुणा क्यों की। तो 6 से गुणा हमने फॉर्मेल्डिहाइड की इसलिए करी है क्योंकि हम अपनी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकें, और यहाँ पे अमोनिया के साथ 4 की गुणा करी है। तो हमारा क्या बनकर आ गया, हमारा बनकर आ गया है यूरोट्रोपिन, यानी कि CH2 की होल 6 × N4 + 6H2, ये हमारा बनकर आ गया है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, संक्रमण धातुएं समानतः रंगीन यौगिक बनाती है क्यों। तो देखिए संक्रमण धातुएं समानतः रंगीन यौगिक बनाती हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो आपको पता चाहिए संक्रमण धातुएं समानतः रंगीन यौगिक बनाती हैं क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है मोलर चालकता क्या है। तो देखिए किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के 1 मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता मोलर चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करता है, लैम्डा = x × 100/c। और देखिए एक बात और यहाँ पे आप नोट करके याद रखना कि विद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयनों की सांद्रता घटने पर विलयन की चालकता तथा मोलर की चालकता का मान बढ़ता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रोड विभव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
तो देखिए यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोड विभव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ और विलयन के माध्यम में उत्पन्न होने वाले विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव को ई से प्रदर्शित करते हैं। तो जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य उत्पन्न होने वाले विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और इलेक्ट्रोड विभव को ई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, फार्मेलिन क्या है, इसका उपयोग लिखिए। तो देखिए फार्मेलिन फार्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है जिसमें फार्मेल्डिहाइड की अधिकतम सांद्रता 40% तक होती है। यह विलयन मृत जीवों के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखिए। तो देखिए यहाँ पे हमें मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखनी है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब किसी धातु को उसके किसी लवण के 1 मोलर विलयन में धातु तथा धातु आयनों के बीच उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब देखिए कालोरास के नियम को समझाइए। तो इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उस विद्युत अपघट्य के धनायनों तथा ऋणायनों की आयनिक मोलर चालकताओं के बराबर होता है। यानी कि मोलर चालकता क्या होता है, लैम्डा एम होता है। और अनंत तनुता यानी कि अनंत, यहाँ पे देखिए अनंत लैम्डा एम, विद्युत अपघट्य क्या है, NaCl। अब देखिए इसमें है धनायनों तथा ऋणायनों, तो NaCl का पार्ट क्या है, NaCl में Na+ में है और Cl- में। तो देखिए अनंत लैम्डा एम NaCl इज इक्वल टू अनंत लैम्डा एम Na+ प्लस अनंत लैम्डा एम Cl-। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, चालकत्व को परिभाषित कीजिए। तो देखिए किसी विद्युत अपघट्य के 1 घन सेंटीमीटर विलयन का चालकत्व उसका विशेष चालकत्व कहलाता है। इसे G से प्रदर्शित करते हैं, G इज इक्वल टू 1/R। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, विटामिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फंक के द्वारा सन 1912 ईस्वी में किया गया था, जिसका अर्थ वाइटल एमीन्स है, क्योंकि ये जीवित निकायों से में मिलने वाले एमीन होते हैं, इस कारण इनको विटामिन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर के लिए वसा का क्या महत्व है। तो देखिए वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, शरीर के कोमल भागों की रक्षा करती है और शरीर को भारी सर्दी गर्मी से बचाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, विशेष चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या है। तो देखिए किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशेष चालकता कहते हैं। इसे K से निरूपित करते हैं। तो K इज इक्वल टू 1/ρ और इसका मात्रक आ जाता है, मात्रक होता है ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होता है। तो देखिए जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाल देंगे तो क्या होगा। देखिए कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे की कील के ऊपर कॉपर की परत चढ़ जाएगी, क्योंकि कॉपर की सक्रियता लोहे से कम होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमीनो अम्ल को परिभाषित कीजिए। तो वे यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक अमीनो समूह तथा एक या अधिक कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होते हैं अमीनो अम्ल कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम को की परिभाषा लिखिए। तो देखिए एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं, जीवधारियों में होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में समन्वयन के कारण ही जीवन संभव है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, संघनन क्या है। यहाँ पर देखिए संघनन क्या है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, संघनन जब किसी कार्बनिक यौगिक के 2 समान अणु आपस में संयुक्त होते हैं तो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। अब ये उदाहरण है एल्डोल संघनन का। और देखिए एल्डोल संघनन अभिक्रिया भी कई बार हमसे डायरेक्टली पूछी गई है, तो अगर वो आए तो आप ऐसे लिख दोगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि जब किसी कार्बनिक यौगिक के 2 समान अणु आपस में संयुक्त होते हैं तो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। यहाँ पे कार्बनिक यौगिक के दो समान अणु, तो CH3CHO और CH3CHO, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HCH2CHO, दोनों एक ही हैं। को जब हम क्रिया कराएंगे तो हो जाएगा CH3CH। अभी ये OH ब्रैकेट में, बाकी CH2CHO डायरेक्टली ऐसे का ऐसे। तो ये हमारा एल्डोल संघनन। अब देखिए अगला क्वेश्चन, लिपिड क्या है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है। तो वे तेल तथा वसा जो जंतुओं तथा वनस्पति से प्राप्त होते हैं लिपिड कहलाते हैं। और देखिए यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर के ताप को नियंत्रित करना, जनन क्षमता को नियंत्रित करना इसका मुख्य कार्य होता है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, परासरण क्रिया तथा विसरण क्रिया में अंतर। तो देखिए एक साइड आप लिखेंगे परासरण क्रिया, एक साइड लिखोगे विसरण क्रिया। तो देखिए परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य होता है, लेकिन विसरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है। और परासरण में विलायक के कण केवल एक ही दिशा में विस्तृत होते हैं, लेकिन विसरण में विलय तथा विलायक दोनों के कण प्रत्येक दिशा में विस्तृत होते हैं। अगला है, परासरण क्रिया केवल द्रव अवस्था में होती है। अगला है, विसरण ठोस, द्रव व गैस किसी भी अवस्था में होते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, टॉलन अभिकर्मक क्या है। और टॉलन
टोलन परीक्षण को एक उदाहरण का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए टोलन अभिकर्मक अमोनिकृत सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 + NH4OH। देखिए डायरेक्टली हमसे पूछ लिया जाता है टोलन अभिकर्मक क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए। विलेन को टोलन अभिकर्मक कहते हैं। एल्डिहाइड टोलन अभिकर्मक से क्रिया करके रजत दर्पण बनाते हैं, अतः इस क्रिया का उपयोग एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति की जांच हेतु किया जाता है। और देखिए कई बार हमसे डायरेक्टली MCQ में पूछा गया है टोलन अभिकर्मक का प्रयोग किसकी उपस्थिति की जांच हेतु किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट की, अल्कोहल के, एल्डिहाइड के। तो एल्डिहाइड समूह के उपस्थिति की जांच हेतु किया जाता है। अब देखिए AgNO3 की हम NH4OH के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, अवक्षेपण बनेगा Ag2O। अब हम इसके पुनः NH4OH के साथ क्रिया कराएंगे तो बनेगा AgNH3 की ट्वाइस। यानी कि आप यहाँ पर देखिए RCHO + Ag2O के साथ अभिक्रिया कराए तो RCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल और हमारा क्या बनकर तैयार हो रहा है, रजत दर्पण Ag2 रजत दर्पण, इसको सिल्वर मिरर भी बोल देते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, फेलिंग विलयन तथा शिफ्ट अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड तथा कीटोन में भिन्नता स्पष्ट कीजिए। तो देखिए एल्डिहाइड फेलिंग विलयन के साथ Q+ ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देता है, जबकि कीटोन यह अभिक्रिया नहीं देता। अब देखिए ये क्या है, ये एल्डिहाइड है। फेलिंग विलयन क्या है, CuO। तो देखिए इसमें हमने 2 से गुणा करी तो क्या प्राप्त हुआ, Cu2O लाल अवक्षेप, और हमारा क्या बनकर आ गया, RCOOH। और देखिए यही अभिक्रिया हमने अगर किससे कराई, यही अभिक्रिया जब हमने कीटोन से कराई तो यहाँ पे कोई अभिक्रिया नहीं देता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन था, शिफ्ट अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड तथा कीटोन में भिन्नता स्पष्ट करनी है। तो एल्डिहाइड शिफ्ट अभिकर्मक के साथ गुलाबी रंग उत्पन्न करता है, जबकि कीटोनों में यह गुण नहीं पाया जाता। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो पहला है रोजनमोड अपचयन अभिक्रिया और गाटरमैन कोच। तो देखिए रोजनमोड अपचयन में क्या होता है, इसमें बेंजिल क्लोराइड, बेंजीन रिंग पर COCl, इसको बोलते हैं बेंजिल क्लोराइड का हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेंगे PDBSO4 की उपस्थिति में, तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, बेंजाल्डिहाइड, यानी कि बेंजीन रिंग पर CHO, इसको बोलेंगे बेंजाल्डिहाइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और देखिए अगला है गाटरमैन कोच अभिक्रिया। तो देखिए बेंजीन की हम CO और HCl के साथ क्रिया कराएंगे, मिश्रण के साथ क्रिया कराएंगे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, हमारा बनकर आ जाएगा बेंजाल्डिहाइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखिए हमसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि बेंजाल्डिहाइड कैसे प्राप्त होता है, बताएं। तो आपको पता होना चाहिए ये अभिक्रिया है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं उम्मीद करती हूँ आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, और अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।